प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान केंद्रित होगा पारतंत्र तथा इकोसिस्टम पर। इकोसिस्टम शब्द को सबसे पहले 1935 ईस्वी में वैज्ञानिक एजी टॉन्सले ने प्रयोग किया था। यानी द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्टली कॉइन्ड बाय एजी टॉन्सले इन 1935। 1935 में वैज्ञानिक एजी टॉन्सले ने इस शब्द का प्रयोग किया था, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? पारतंत्र कहा जाता है। दरअसल हमारा वातावरण दो प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है। एक तरफ निर्जीव घटक है, निर्जीव चीजें हैं, और दूसरी तरफ सजीव चीजें अर्थात सजीव घटक है। ये सजीव चीजें अपने शरीर का जो भाग बनाती हैं, यानी अपनी आवश्यकता की सारी पूर्ति इन्हीं निर्जीव चीजों से करती है। इवन उनके शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक भी किससे बना होता है? इन्हीं निर्जीव चीजों से बना होता है। निर्जीव चीजों को क्या कहा जाता है? एबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्जीव घटक अर्थात एबायोटिक कंपोनेंट, और सजीव घटक में क्या आते हैं? सारे जीवधारी आते हैं। पूरी दुनिया के जितने जीवधारी हैं वो क्या कहलाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम देखा जाए तो एक पार्टिकुलर एरिया का एक परिप्रेक्ष्य में इसको लिया जाता है। ठीक है, जब हम इकोसिस्टम शब्द कहते हैं तो किसी उसको हम एरिया बाउंड कह सकते हैं। जैसे तालाब का इकोसिस्टम पॉन्ड इकोसिस्टम कहा जाता है ना, मैदान का इकोसिस्टम, जंगल का इकोसिस्टम, झील का इकोसिस्टम, तो हम उसको एक एरिया बाउंड कर देते हैं। कहने का मतलब, और किसी भी इकोसिस्टम में दो चीजें होती है, एक तरफ निर्जीव घटक होते हैं, दूसरी तरफ सजीव घटक होते हैं। सजीव घटक जो होते हैं वो जीवधारी होते हैं, और जीवधारी अपनी आवश्यकताओं की सारी पूर्ति, इवन उनका शरीर भी इन्हीं निर्जीव घटकों से बनता है। ठीक है, शरीर क्या है? उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो इन्हीं निर्जीव घटकों से बना होता है। उसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। ये सारे मिल करके ही क्या बनाते हैं? जीवधारी का शरीर बनाते हैं। उदाहरण के लिए जो एबायोटिक कंपोनेंट है दो प्रकार के हो सकते हैं, एक फिजिकल और केमिकल। फिजिकल कंपोनेंट में आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है? हमारा सूरज है। सूरज का जो प्रकाश है यही हमारे ऊर्जा का स्रोत है। पेड़ पौधे इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। 1 से 1.5% भाग पौधे अपने क्लोरोप्लास्ट की मदद से इसको ट्रैप करते हैं। इस पूरे सनलाइट को ट्रैप करने की अगर क्षमता किसी में है तो है पेड़ पौधों में। पेड़ पौधे इस सनलाइट का 1 से 1.5% भाग क्या करते हैं? अपने क्लोरोप्लास्ट में लगे हुए जो उनका ग्रेना पार्ट होता है उसी में छोटी छोटी यूनिट्स होती है जिनका नाम है क्वांटासोम। उन क्वांटासोम की मदद से ये लाइट के जो फोटॉन होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं और इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसी केमिकल एनर्जी को खा करके जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक श्रेणी में जो बायोटिक कंपोनेंट है वो सर्वाइव करता है। कहने का मतलब यानी बायोटिक कंपोनेंट का पूरा पूरा सर्वाइवल किस पर निर्भर करता है? इसी सोलर एनर्जी पर निर्भर करता है। ठीक है, सोलर एनर्जी के अलावा शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं होती, तमाम मेटाबॉलिक अभिक्रियाएं होती जीवधारियों में, एक निश्चित पीएच पर काम करती है। पीएच ऊपर नीचे हो जाए तो रासायनिक अभिक्रियाएं प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है पीएच शरीर का मेंटेन रहे। उदाहरण के लिए हम मानव की बात करें, मनुष्य की बात करें तो उसके आमाशय का पीएच 7 के बिलो होता है, 2 से 3 के आसपास होता है। यहां की क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड यानी वसा का पाचन हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ऐसे पीएच पे नहीं हो पाता है। लेकिन वही जस्ट बगल में ही आमाशय के जो छोटी आंत होती है उसका पीएच क्या होता है? 8 के ऊपर होता है, यानी क्षारीय होता है। और उस क्षारीय माध्यम में प्रत्येक चीज का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड सबका पाचन हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब शरीर में जो मेटाबॉलिक अभिक्रियाएं हो रही, चाहे पाचन हो चाहे कोई भी अभिक्रिया हो, वो क्या है? एक निश्चित पीएच पर ही काम करती है। पीएच ऊपर नीचे होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं प्रभावित होती है। ठीक है, इसी तरह से टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा रोल है जीवधारियों में। टेम्परेचर भी, क्योंकि जो मेटाबॉलिक अभिक्रियाएं शरीर में काम करती हैं, निश्चित टेम्परेचर पे वो काम करती है।
टेम्परेचर एक निश्चित जो होना चाहिए उनके लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है प्रत्येक एंजाइम के लिए, वो 25 से 40 डिग्री के बीच होता है। इस 25 से 40 डिग्री सी टेम्परेचर पर एंजाइम अच्छे से काम कर सकते हैं। टेम्परेचर इसके ऊपर जाने पर एंजाइम धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, ठीक है, और नीचे जाने पर एंजाइम निष्क्रिय होने लगते हैं, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, टेम्परेचर हमारी प्रत्येक मेटाबॉलिक अभिक्रिया को प्रभावित करता है। वैसे भी वातावरण का टेम्परेचर बढ़ने या घटने से शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे इस समय जाड़े का मौसम है, लोग ठंडी का अनुभव कर रहे हैं ना, है कि नहीं? लोगों ने स्वेटर पहन रखा, क्यों पहन रखा? क्योंकि उनको ठंड लग रही है। इसी तरह से गर्मी का मौसम आएगा तो लोग कूलर एसी उसमें जाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब जो वातावरण की गर्मी या ठंडी है वो हमारे शरीर को प्रभावित करती है, प्रत्येक जीवधारी को प्रभावित करती है। वातावरण का प्रत्यक्ष या परोक्ष असर सब पर पड़ता है। इसके बाद ह्यूमिडिटी है, वातावरण में जो नमी है वो भी जो है कई रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करती है, विशेष करके पौधों में जो उनके स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की दर है वो ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती है। ह्यूमिडिटी अगर वातावरण में ज्यादा है तो पौधे वाटर लॉस बहुत कम करते हैं, और ह्यूमिडिटी नहीं है तो वाटर लॉस बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे पौधे गर्मियों में सबसे ज्यादा वाटर लॉस करते हैं, अपनी पत्तियों से सर्वाधिक पानी उड़ाते हैं क्योंकि वातावरण में नमी नहीं होती। लेकिन जाड़े और वर्षा ऋतु में वो वाटर लॉस नहीं करते उतना, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है, इसके कारण उनका वाटर लॉस प्रभावित होता है। इसी तरह से क्लाइमेट का प्रत्येक जीवधारी पर असर पड़ता है। क्लाइमेट यानी वातावरण का ना, कि क्लाइमेट जो है प्रत्येक जीवधारी के रूप, रंग, आकार सबको प्रभावित करती है। अलग अलग वातावरण में रहने वाले जीव अलग अलग दिखाई देते हैं क्योंकि अलग अलग वातावरण की क्लाइमेट अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस तरह से एक क्लाइमेट का असर प्रत्येक जीवधारी पर पड़ता है। जैसे इंसान में ही बहुत सारे लोग, अभी वेस्टर्न में चले जाइए, लोग गोरे चिट्ठे दिखाई देते हैं, लंबे दिखाई देते हैं, ठीक है। वहीं भारत में औसत कलर के लोग दिखाई देते हैं, जो आपको हर तरह के लोग ना, गोरे भी आपको दिखेंगे, सांवले भी और काले भी दिखेंगे, तो हर तरह की एक जलवायु। इसी तरह से अगर आप चले जाइए अफ्रीकन महाद्वीप कॉन्टिनेंट में चले जाइए तो वहां पूरी आबादी क्या है, आपको नीग्रो दिखाई देगी, नीग्रो काले रंग की दिखाई देगी, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर वातावरणीय कंडीशन है वहां के लोगों के आकार को। इसी तरह से वहां के जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। मरुस्थल में अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं ना, जंगल में अलग तरह के, पानी में रहने वाले जीव अलग तरह के होते हैं, पहाड़ों पर रहने वाले जीव अलग तरह के होते हैं। यानी वातावरण की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अनुसार शरीर, मतलब जीवधारियों के शरीर में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन का प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं केमिकल कंपोनेंट, यानी जो हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है, जो जीव घटक है, वो फिजिकल और केमिकल दो कंपोनेंट से बना है। केमिकल कंपोनेंट में एक तरफ ऑर्गेनिक है घटक है, दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक घटक है, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक घटक है। कार्बनिक घटक में हमारा जो प्रोटोप्लाज्म का बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे हमारा प्रोटोप्लाज्म निर्मित होता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब के सब क्या है, कार्बनिक ना यौगिक होते हैं। तो एक कार्बनिक पदार्थ क्या बनाते हैं, हमारे जीवद्रव्य का अधिकांश भाग बनाते हैं, जो कि थोड़ा बहुत एक इनऑर्गेनिक पदार्थ भी होते हैं। और बाकी जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, इनमें पानी है। पानी हमारे शरीर का लगभग 65%, अगर एडल्ट बॉडी की बात करें तो 65% के आसपास क्या होता है, वाटर होता है। और उसके बाद क्या होता है, आयरन एंड साल्ट होते हैं। आयरन एंड साल्ट में क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, नाइट्रोजन, Na+, K+ ना, क्लोराइड एंड आयोडाइड एंड, ये सब क्या है, हमारे शरीर के प्रोटोप्लाज्म के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। अगर इन मिनरल की कमी हो जाए शरीर में, इनसे संबंधित विकार शरीर में दिखाई देते हैं। सोडियम, पोटेशियम की अगर कमी हो जाए तो मस्कुलर कंट्रैक्शन प्रभाव, यानी साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, आपने देखा कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में सोडियम आयन की बड़ी भूमिका है। कैल्शियम आयन एक तरफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कहीं सेल सिग्नलिंग में अणुओं की बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन से बना होता है। इसी तरह से कोबाल्ट क्या होता है, हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक होता है। कहने का मतलब जितने भी मिनरल्स हैं, इनका कोई ना कोई रोल हमारी बॉडी में अवश्य होता है। अगर इनकी मात्रा कम या अधिक हुई
इसका दुष्परिणाम शरीर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। समझ रहे ना? तो इस तरह से जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं देखने में तो निर्जीव हैं, लेकिन ये निर्जीव चीजों से ही क्या होता है, सजीव चीजों का शरीर बनता है, और उनमें सारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं चलती है वो सब इन्हीं की वजह से चलती है। ठीक है, तो एक तरह से निर्जीव और सजीव एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। इनमें क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। तो इकोसिस्टम क्या है, अब इसको डिफाइन करें तो पारतंत्र क्या है, यानी वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों में एक खास तरह का संबंध देखने को मिलता है, एक पारस्परिक संबंध देखने को मिलता है, जिसे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी वातावरण के निर्जीव और सजीव घटकों के बीच के पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। तो इधर हमने चर्चा किया एबायोटिक कंपोनेंट, मैं समझता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, हम बायोटिक कंपोनेंट की चर्चा करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में समस्त जीवधारी आते हैं, जो कि अपने शरीर का जो भाग बनाते हैं इन्हीं निर्जीव चीजों से बनाते हैं। हमने बताया ना कि फिजिकल कंपोनेंट हो गया, केमिकल कंपोनेंट, इन्हीं फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट से जीवधारी का शरीर बनता है। ये जीवधारी 3 प्रकार के हो सकते हैं। प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक हो सकते हैं, यानी दुनिया के सारे हरे पेड़ पौधे, और कंज्यूमर्स उपभोक्ता, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इन पौधों को खाने वाले। ठीक है, और डिकम्पोजर्स यानी अपघटक, यानी इनके मृत शरीरों, यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के मृत शरीरों को सड़ा गला करके इनके सरलतम रूप में तोड़ करके इन्हें वातावरण को लौटाने वाले ना। तो 3 कैटेगरी है। इसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स में खास तरह का कोशिकांग होता है क्लोरोप्लास्ट, और इन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो क्या करती हैं, प्रकाश ऊर्जा से फोटानों को कैच करती है। इन्हीं फोटानों को क्या करती है, सोलर एनर्जी को क्या करती है, केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा क्या करती है, उसको कन्वर्ट कर लेती है, केमिकल एनर्जी में बदल लेती है। इसी केमिकल एनर्जी को पौधे अपने शरीर के विभिन्न भागों में स्टोर कर लेते हैं, अपनी पत्तियों में, शाखाओं में, तनों में, फलों में, जड़ों में। ठीक है, इस तरह से वो इकट्ठा कर लेते हैं, और इन्हीं को खा करके जो कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। खाते क्यों है, क्योंकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब एक कंज्यूमर्स 3 प्रकार की, इनकी 3 कैटेगरी, प्राइमरी यानी 1 डिग्री, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री, और टर्शियरी 3 डिग्री। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं सीधे पौधों को फीड करते हैं, ये सीधे सीधे पौधों को खाते हैं और ऊर्जा का सर्वाधिक भाग प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें सभी शाकाहारी जीव आते हैं। पेड़ पौधों को खाने वाले शाकाहारी जीव का क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इनको 1 डिग्री कंज्यूमर भी कहा जाता है। दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर, जो प्राथमिक उपभोक्ता को सीधे सीधे खा करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्या सेकेंडरी कंज्यूमर। ये मांसाहारी जीव होते हैं। ठीक है, और एक किसको खाते हैं, शाकाहारियों को खाते हैं। और इस तरह से शाकाहारियों ने जो सोलर एनर्जी को ट्रैप किया था पौधों के थ्रू खा करके, पौधों को खा करके उस ऊर्जा को अपने बायोमास में कन्वर्ट किया था, उसको सीधे सीधे खा करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी पौधों से 10% ऊर्जा ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी ये पौधों को खाते हैं शाकाहारी, और शाकाहारी को खाने वाले जो कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीय उपभोक्ता इन शाकाहारियों को खाकर के ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और तृतीय उपभोक्ता इन मांसाहारियों को खाकर के ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए इकोसिस्टम है ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड में क्या है, घासें भी हैं, उन घासों को खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो सकता है, मान लिया हम टिड्डा को लेंगे, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। इस टिड्डे को खाने वाला द्वितीय उपभोक्ता कौन होगा, मेढक हो गया, जो टिड्डा खाए जो भी खाए ना, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मेढक की बात करते हैं। मेढक ने टिड्डे को खा लिया, ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता को खाया। और इस मेढक को कौन खा गया, सांप खा गया, तो क्या हो गया, तृतीय उपभोक्ता हो गया। सांप को कोई हो गया तो चतुर्थक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, अमूमन हम 3 तक काउंट ज्यादातर करते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी जो कंज्यूमर वह होता है जो सीधे पौधे को खाता है, सेकेंडरी कौन होता है, जो प्राइमरी को खाता है, और टर्शियरी कौन होता है, जो सेकेंडरी को खाता है। समझ ना। तो इस तरह से जो हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसमें एक जीवधारी दूसरे जीवधारी को खाता है, और बदले में किसी और जीवधारी द्वारा खाया जाता है। ठीक है, तो इस खाने और खाए जाने में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, जिसे क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। यानी खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, इससे खाद्य श्रृंखला बनती है, एक जीव दूसरे को खाता है और बदले में दूसरे द्वारा खाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है,
खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह। यानी जो सोलर एनर्जी प्राथमिक उपभोक्ता ने ग्रहण किया था उसको द्वितीयक उपभोक्ता ने खा करके सीधे सीधे प्राप्त कर लिया, और द्वितीयक उपभोक्ता को खा करके तृतीयक उपभोक्ता ने ऊर्जा प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता ने क्या किया? परोक्ष रूप से, प्राथमिक से तो सीधे सीधे पौधे को खा रहा है, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी परोक्ष रूप से उसी ऊर्जा को यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्राथमिक ने जिस सोलर एनर्जी को जो कि पौधों को खा करके प्राप्त किया था, सेकेंडरी उसी सोलर एनर्जी को किसको खा के प्राप्त कर रहे हैं? प्राथमिक को। और फिर टर्शियरी किसको? सेकेंडरी को खा कर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंज्यूमर्स क्या करते हैं? ये एक तरह से ऊर्जा को पौधों से प्राप्त करते हैं। पौधों से प्राथमिक प्राप्त किया, प्राथमिक को द्वितीय खाता है, द्वितीय को तृतीय खा करके, और इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। अब इसके बाद जब ये जीवधारी अपना जीवन काल, अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है, कौन? प्रोड्यूसर भी मर गया, पौधा भी मरता है, ठीक है, और कंज्यूमर से तीनों कंज्यूमर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मर गए। इनके मृत शरीरों को जो डिकम्पोजर्स होते हैं, वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या होते हैं? माइन्यूट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके मृत शरीरों को सड़ा गला करके अंत में इनको इनके सरलतम घटकों में तोड़ देते हैं, यानी जिनसे मिलकर बने थे इनके सरलतम रूप में तोड़ देते हैं, इनके एक एक एटम मॉलिक्यूल को अलग कर देते हैं, जिससे ये चीजें जिनसे इनका शरीर बना था फिर से वातावरण को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जीवधारियों का वातावरण से आवश्यक तत्वों को लेकर के अपने जीवन चक्र पूरा करना और फिर से उसे वातावरण को लौटा देने की क्रिया क्या कहलाती है? बायो जियोकेमिकल साइकिल कहलाती है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। यानी वातावरण में एक न्यूट्रिएंट पूल है जहां से प्रत्येक जीवधारी अपने लिए क्या है? आवश्यक तत्व लेता है, अपना जीवन चक्र पूरा करता है, उसी से अपना जीवन निर्वाह करता है, जीवन चक्र पूरा करता है, और मरने के बाद फिर से उसी पूल में अपने आप को विघटित होकर के जो तत्व वातावरण से लिया था उसको क्या करता है? लौटा देता है पूरी तरह से। मतलब कह सकते हैं कि उसमें से वो कुछ भी लेके जा नहीं पाता, यानी मरने के बाद एक एक चीजें तिनका तिनका क्या है? वातावरण को लौटा दिया जाता है, किसकी मदद से? डिकम्पोजर्स की मदद से। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा इकोसिस्टम क्या है? बेसिकली दो चीजों से बना है, एबायोटिक कंपोनेंट यानी निर्जीव घटक, और दूसरी तरफ बायोटिक कंपोनेंट सजीव घटक, और इन दोनों में क्या है? पारस्परिक संबंध है ना, यानी सजीव घटक जो है निर्जीव घटकों से ही अपने शरीर को बना रहा है ना, अपनी आवश्यकता की सारी चीजें पूरी कर रहा है इन्हीं से, और मरने के बाद जो चीजें इनसे लिया था निर्जीवों से, फिर से निर्जीव होकर के वो चीजें इनको लौटा देता है। समझ ना? तो इस तरह से हमने देखा कि वातावरण के सजीव और निर्जीव घटकों में एक खास तरह का पारस्परिक संबंध है। तो क्या है? इसी संबंध को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। जो ये पारस्परिक संबंध होता है सजीव और निर्जीव घटक के बीच में, तो क्या कहलाता है? यही संबंध क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। तो मैं समझता हूं कि मेरी इस लेक्चर ने इकोसिस्टम को लेकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा, और इस लेक्चर के माध्यम से आपने इस पर अपनी एक समझ विकसित कर ली होगी। अब इसके बाद इकोसिस्टम और इसके प्रकार ना, और प्रकृति में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है, इन सब पर विस्तार से चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।